Hello class, this is Anush Srivastav. Our today's topic is glycolysis. Glycolysis is defined as a sequence of reaction converting glucose to pyruvate or lactate with the production of ATP. मतलब जो ग्लाइकोलिसिस जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारा ग्लूकोज पायरुवेट या लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और साथ साथ एटीपी का एनर्जी के फॉर्म में प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, glycolysis is derived from the Greek word that is glycis. ग्लाइकिस जिसका मतलब होता है स्वीट मीठा और लाइसिस जिसका मतलब होता है टूटना है, स्प्लिटिंग। मतलब अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें से ग्लाइकिस जो वर्ड है उसका मतलब है स्वीट और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग, मतलब कि टूटना। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। जो क्या क्या सेलिएंट फीचर्स होते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, हमारे बॉडी में क्या क्या जरूरतें होती हैं, ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो बॉडी के सारे सेल्स में वो घटित होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, इन द एब्सेंस द एंजाइम्स ऑफ दिस पाथवे are present in cytosol of the cell. The enzyme of this pathway are present in the cytosol of the cell. तो जो इसके एंजाइम्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, ग्लाइकोलाइसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? सेल में जो साइटोसॉल होता है वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन anaerobic glycolysis takes place. Lactate in the is the end product. अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस होगा या घटित होगा, ग्लाइकोलिसिस का घटना होगा तो एनारोबिक उसे ग्लाइकोलिसिस कहेंगे। और ऐसे ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट होता है, वो लैक्टेट होता है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा जिसे हम कहेंगे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो उसमें जो है पायरुवेट हमारा एंड प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज एमडेन मेयरहॉफ पाथवे। इसे एमडेन मेयरहॉफ पाथवे भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस इज द मेजर पाथवे फॉर एटीपी सिंथेसिस इन टिश्यूज लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लाइकोलिसिस होता है मेजर पाथवे होता है किसके लिए? एटीपी सिंथेसिस के लिए। किसमें? इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे टिश्यू जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलिसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन। ग्लाइकोलिसिस जो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी किसके लिए होता है? ब्रेन के लिए होता है। नेक्स्ट है, द इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट्स होता है वो किस चीज के लिए फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो किस चीज के लिए फॉर्मेशन करता है? इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो इंटरमीडिएट्स होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है और साथ साथ ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करता है। अगर हम इसके बायोकेमिकल पाथवे का बात करें तो स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलिसिस हमारा जो बायोकेमिकल पाथवे है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो हमारा है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के फॉर्म में चेंज होता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। इसमें क्या होता है? एटीपी एडीपी के फॉर्म में चेंज होता है और हमारा ग्लूकोज
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। फिर हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लू फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज के हेल्प से इरिवर्सिबल रिएक्शन है, हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड इन दिस ATP will be converted into the ADP। ठीक है, एनर्जी जो है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट है हमें क्या बनाना है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये दोनों बनेगा, तो ये ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज के हेल्प से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाएगा, और इधर से भी बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट भी कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ठीक है, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसमें जो हमारा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये हमारा एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसके हेल्प से हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फिर है हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को किसमें कन्वर्ट करना है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के हेल्प से हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमारा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज के हेल्प से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे म्यूटेज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम है इन्वॉल्व होगा, जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कैटालाइज करेगा और वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं थ्री फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोएनॉल पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोलेज, और इसमें H2O रिलीज होगा। ठीक है, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोएनॉल पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोलेज। लास्ट है हमारा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। इसमें हमारा ATP के फॉर्म में कन्वर्ट होगा एनर्जी के फॉर्म में, और इस तरीके से लास्ट हम एंड प्रोडक्ट पाएंगे पायरुवेट, जो कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में होता है। एनारोबिक वाले में हम लैक्टेट पाते हैं और एरोबिक वाले में हम पायरुवेट पाते हैं। एरोबिक मतलब जिसमें ऐसा ग्लाइकोलिसिस पाथवे जिसमें हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो उसे क्या कहेंगे, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। और ऐसा ग्लाइकोलिसिस जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, उसे क्या कहेंगे, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। और उसमें जो हमारा उस ग्लाइकोलिसिस में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, लैक्टेट कहेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज का क्या क्या काम है? हेक्सोकाइनेज जो हमारा एंजाइम है वो क्या काम है? तो ग्लूकोज प्लस एटीपी दैट गिव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। जैसा कि हम देख रहे हैं ग्लूकोज और एटीपी, हमारा एटीपी एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो एटीपी यहाँ पे है और एडीपी यहाँ पे है। ठीक है, तो एटीपी बाइंड्स टू द एंजाइम एज अ कॉम्प्लेक्स विद Mg प्लस। ठीक है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन के साथ ये एटीपी बाइंड कर जा रहा है या एटीपी एंजाइम के साथ बाइंड कर जा रहा है और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बना रहा है। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो वही बता रहा है। ठीक है, तो एटीपी हमारा एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज से बाइंड कर जा रहा है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी हमें प्रोवाइड करा दे रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम क्या है, उसका काम क्या है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हमारा ये कन्वर्ट हो रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है, तो इसे कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, और हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को एल्डोज कह रहे हैं और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कीटोज कह रहे हैं। ये भी हमारा मैग्नीशियम आयन को रिक्वायर करेगा, इसमें भी हमें मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होता है that is responsible for the conversion of fructose 6 phosphate into fructose 1,6 bisphosphate। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें भी हमें एडीपी मिलेगा, एटीपी एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसमें भी मैग्नीशियम आयन का हमारा कॉम्प्लेक्स इसके साथ एटीपी के साथ बना रहा है और एडीपी रिलीज आउट कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज रिएक्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये इसका रेट जो है एक विद इन लिमिटेशन में रहता है। दिस इज एन इरिवर्सिबल एंड रेगुलेटरी स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस। वो इरिवर्सिबल होता है और रेगुलेटरी स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का। नेक्स्ट है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम द एक्टिविटी ऑफ विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेवरल एलोस्टेरिक एंजाइम। ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, मतलब इसके एक्टिविटी को, इसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, इसके कैटालिटिक एक्टिविटी को, किसका? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की बात हो रही है, उसके कैटालिटिक एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डोलेज का। जो एल्डोलेज क्या करता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको क्या कहते हैं? ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है, तो अब देखेंगे बाद में एल्डोलेज कैटालाइज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दो चीजें हमें देगा जब हम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का कैटालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट हमें देगा, जिसको हम क्या, ये इसी का कैटालिसिस फर्दर आइसोमरेज से होगा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज का। ठीक है, ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज ये क्या करता है? ट्राइयोस फॉस्फेट आइसोमरेज कैटालाइज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, इसको क्या करता है? इसका कैटालिसिस करता है और फर्दर हमें प्रोडक्ट बनाता है। इट इज इनहिबिटेड बाय ब्रोमो हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
जो ट्राइसोफॉस्फेट आइसोमरेज है, वो किससे इनहिबिट होता है, किससे रोका जा सकता है, ब्रोमो हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, ये क्या होता है, इट इज इनहिबिटेड बाय आइडोएसीटेट एंड आर्सेनाइट। जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज है, उसको किससे इनहिबिट किया जा सकता है, आइडोएसीटेट और आर्सेनाइट से। नेक्स्ट है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कैटलाइज 1,3 bis phosphoglycerate plus ATP that gives 3 phosphoglycerate plus ATP। ये भी हमारा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा जा रहा है, तो 1,3 bis phosphoglycerate प्लस एडीपी। और जब फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के हेल्प से, उसके कैटालिसिस के हेल्प से हमें क्या मिलेगा, 3 phosphoglycerate प्लस एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हमारा यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम आयन एडीपी के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो लिखा है दिस स्टेप इज द गुड एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन सिंस एटीपी इज सिंथेसाइज्ड विदाउट एल्सेट्रा। मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और इट इज अ रेयर एग्जांपल ऑफ काइनेज रिएक्शन। ठीक है, रेयर एग्जांपल है। नेक्स्ट है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज is the enzyme which is responsible for the conversion of 3 phosphoglycerate into 2 phosphoglycerate। तो ये एक एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, जो हमारा 3 phosphoglycerate को 2 phosphoglycerate में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये भी हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 9th एंजाइम, जिसे हम कहेंगे एनोलेज। ये सारे एंजाइम्स हमारे ग्लाइकोलिसिस में काम करते हैं। ठीक है, तो एनोलेज का काम क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़े हैं अलोंग विद द एंजाइम्स। ठीक है, तो एनोलेज क्या करता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है, जैसा कि हम ऊपर डायग्राम में भी देखेंगे, नीचे भी लिखा है। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम आयन को यह रिक्वायर करेगा, और इसे रोका जा सकता है किससे, फ्लोराइड से। ठीक है, मतलब एनोलेज एंजाइम को फ्लोराइड से इनहिबिट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पायरुवेट काइनेज। अब हम दूसरा एग्जांपल है पायरुवेट काइनेज, जो हमारा एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, वो क्या करेगा, पायरुवेट काइनेज इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोएनॉल पायरुवेट इनटू पायरुवेट। इसमें क्या है, एटीपी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो हमारा क्या हो रहा है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट प्लस एडीपी, और हमारा जो एंजाइम है फॉस्फोपायरुवेट काइनेज वो इन्वॉल्व हो रहा है कैटालिसिस में, जिससे हमें क्या मिल जा रहा है, पायरुवेट प्लस एटीपी। ठीक है, तो पायरुवेट और एटीपी मिल जा रहा है। इस तरीके से ये हमारे 10 एंजाइम्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में कैसे हम एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। अब इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले 2 ATP इज इन्वेस्टेड, ऐसे है, मतलब टोटल हम बात करेंगे कि कितना हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो 2 ATP को इन्वेस्ट होता है, नीचे है 4 ATP इज प्रोड्यूस, 2 फ्रॉम ईच ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट फ्रॉम ग्लूकोज, थर्ड कार्बन फ्रेगमेंट फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, तो 4 ATP प्रोड्यूस हो रहा है, 2 ATP हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 pi बॉन्ड ऑफ द ATP पर ग्लूकोज। ठीक है, तो
दो प्रोडक्शन, हमारा दो बॉन्ड ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है पर ग्लूकोज में। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, अगर ओवरऑल सभी को जोड़ा जाए तो ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 PI दैट गिव्स 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH प्लस 2 ADP। मतलब हमारा इतना जो हमें एनर्जी जो हमें मिल रहा है वही है, ठीक है। नेट नेक्स्ट है इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में पायरुवेट प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 वाया क्रेब्स साइकिल। जो पायरुवेट है वो ग्लाइकोलिसिस से हमें मिला है, वो CO2 से ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेब्स साइकिल, जिसे हम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है NADH produced in glycolysis and Krebs cycle is reoxidized via the respiratory chain with the production of much additional ATP। जो NADH है प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस में या और क्रेब्स साइकिल में, वो रीऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी चेन, और हमें ATP का प्रोडक्शन उसमें से मिल रहा है। मतलब NADH हमें ATP के फॉर्म में मिल जाएगा। वही चीजें फिर से दोहराया गया है, ग्लाइकोलिसिस टू ग्लूकोज प्लस, ये हम ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में हमें पूरा क्या मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन की बात करें, फ्रेगमेंटेशन फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टेट। ग्लूकोज टू लैक्टेट में जब फ्रेगमेंटेशन स्प्लिटिंग टूटना होता है तो, या एक ब्रांच से दूसरे कई सारे ब्रांच निकलना होता है, तो उसमें ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 PI दैट गिव्स लैक्टेट। ये हम उसकी बात कर रहे हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 PI दैट गिव्स 2 लैक्टेट प्लस 2 ATP, ठीक है, ये हमारा चीज देगा। तो लिखा है एनारोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज यील्ड ओनली 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ द ATP, ठीक है। तो सिर्फ 2 ATP हमारा बॉन्ड यील्ड करेगा किसमें, एनारोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। अब लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टेट, ठीक है। लिखा भी है नीचे, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज कैटलाइज रिडक्शन ऑफ कीटो इन पायरुवेट टू अ हाइड्रोक्सिल यील्डिंग लैक्टेट। तो ये कैटलाइज किसे करता है, पायरुवेट को, और जिसमें हमारा क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कीटो ग्रुप में रिडक्शन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमें लैक्टेट मिल जाता है और उसके साथ साथ NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD, ठीक है। अब इसका रेगुलेशन कैसे करेंगे, हाउ टू रेगुलेट ग्लाइकोलिसिस। रेगुलेशन मतलब एक ग्लाइकोलिसिस जो हमारा पाथवे है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में कैसे रहेगा। तो लिखा है ग्लाइकोलिसिस पाथवे इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोल ऑफ 3 एंजाइम। 3 एंजाइम को अगर हम रेगुलेट कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारा ग्लाइकोलिसिस में का रेगुलेशन हो जाएगा। पहला है हेक्सोकाइनेज, दूसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और तीसरा है पायरुवेट काइनेज। ये 3 हमारे एंजाइम्स हैं जिसका अगर हम रेगुलेशन कर ले रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अब हेक्सोकाइनेज का रेगुलेशन कैसे है। जैसा कि हम जानते हैं हेक्सोकाइनेज इज रिस्पांसिबल फॉर द converting glucose into glucose 6 phosphate। तो hexokinase is inhibited by the product glucose 6 phosphate by completion by allosteric interaction has low Km 0.1 mm, ठीक है। तो इसके वजह से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज a variant of hexokinase is found in the liver। अब यहाँ पे हेक्सोकाइनेज के जगह पे ग्लूकोकाइनेज यूज करेंगे जिसमें हाई Km रहेगा फॉर ग्लूकोज
it is only at it is active only at high glucose, या ग्लूकोज के लिए मतलब यहाँ पे अगर हेक्सोकाइनेज के जगह पे ग्लूकोकाइनेज का यूज कर रहे हैं तो एक तरह से हमारा उस एंजाइम का रेगुलेशन हो जाएगा, और जैसा कि हम ग्लाइकोलिसिस फैक्टर चाहते हैं, ग्लाइकोलिसिस स्टेप जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। Phosphofructokinase is responsible for the conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-bisphosphate। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब देखिए phosphofructokinase is usually the rate limiting step of the glycolysis pathway। ये rate limiting step होता है, rate limiting step के लिए responsible होता है। तो phosphofructokinase is allosteric inhibited by ATP, citrate और H+। तो इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को एलोस्टेरिकली इनहिबिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी, सिट्रेट एंड H+। इट इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोज 2,6-bisphosphate AMP एंड PI। तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटेड रहते हैं किसके थ्रू, एलोस्टेरिक फ्रक्टोज 2,6-bisphosphate। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज जो हमारा एंजाइम है उसका इनहिबिशन करेंगे, उसका कंट्रोलिंग करेंगे, उसका रेगुलेशन करेंगे, जिससे हम रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज इट इज यूज्ड, दिस टाइप ऑफ एंजाइम या दिस एंजाइम इज यूज्ड इन द लास्ट स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉस्फोएनॉल पायरुवेट को पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको एटीपी से इनहिबिट कर सकते हैं या एक्टिवेटेड बाय F16BP। ठीक है, मतलब 6-bisphosphate से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। फीडर पाथवे ऑफ फॉर ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे many carbohydrate beside glucose meet their catabolic fate in glycolysis after being transformed into one of the glycolytic intermediate। ठीक है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को हम उसको कैटाबॉलिक फेट के फॉर्म में, वो एक तरह से होता है ग्लाइकोलिसिस में जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। अगर हम ग्लूकोज के जगह पे स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन या स्टार्च यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज, ट्रेहेलोज एंड सुक्रोज। अगर हम ये सारी चीजें भी यूज कर रहे हैं जैसे माल्टोज, लैक्टोज, ट्रेहेलोज एंड सुक्रोज। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड्स, फ्रक्टोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज। ये सारी चीजें यूज हो रहे हैं, मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज, मैनोज और गैलेक्टोज यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बता रहा है कि अगर हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज ना यूज करके ये सारी चीजें अगर यूज कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या सेकेंडरी, वो स्टेप बाय स्टेप किस बायोकेमिकल पाथवे क्या चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर डिग्रेडेड बाय द फॉस्फोराइलिसिस। जो ग्लाइकोजन और स्टार्च हम यूज कर रहे हैं वो फॉस्फोराइलिसिस से डिग्रेड हो जाएगा। तो इसमें लिखा है ग्लाइकोजन इन एनिमल टिश्यू एंड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and starch in plants can be mobilized for use within the same cell by the phosphorylatic reaction। तो जो ग्लाइकोजन जो एनिमल टिश्यू में है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है उसे हम एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प, किस चीज के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं, विद इन द सेल बाय फॉस्फोराइलेटिक रिएक्शन। वो फॉस्फोराइलेटिक रिएक्शन के थ्रू हम उसको विद इन द सेल वो हम एक फॉर्म से दूसरे एक जगह से दूसरे जगह में मोबिलाइज कर सकते हैं
फॉस्फोरिलेटिक रिएक्शन से, और इसमें जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसे कहेंगे ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ठीक है, ये हमारा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होगा जिसके हेल्प से हम फॉस्फोरिलेटिक रिएक्शन को कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज present in the free form in many fruits and formed by the hydrolysis of sucrose in the small intestine in vertebrates is phosphorylated by the hexokinase। जो डी फ्रक्टोज होता है जो कि बहुत सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जो कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज। कहाँ पे? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसको क्या करते हैं? फॉस्फोरिलेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज के हेल्प से उसका फॉस्फोरिलेशन कराते हैं। किसका? डी फ्रक्टोज का। नेक्स्ट है, जब फॉस्फोरिलेशन कराएंगे तो फ्रक्टोज प्लस एटीपी, मैग्नीशियम आयन है, फ्रक्टोज प्लस 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। ठीक है, दिस इज अ मेजर पाथवे ऑफ फ्रक्टोज एंट्री इनटू ग्लाइकोलिसिस इन द मसल्स एंड किडनी। और ये जो हमारा डी फ्रक्टोज का एंट्री है, ठीक है, वो ग्लाइकोलिसिस का मेजर पाथवे होता है, किसमें? मसल और किडनी में। इन द लिवर however fructose enters by a different pathway। जो लिवर में होता है वो फ्रक्टोज जो दूसरे पाथवे की तरफ से इंटर करता है। द लिवर एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज catalyze the phosphorylation of the fructose at C1 rather than C6। ठीक है, C1 के पे होके उसका फॉस्फोरिलेशन करता है, इससे C6 के अलावा। ठीक है, C6 को छोड़ के C1 के थ्रू इसका फॉस्फोरिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम के हेल्प से वो फ्रक्टोज हमारा एंटर करता है लिवर में। ठीक है, डिफरेंट पाथवे के थ्रू। नेक्स्ट बात करेंगे, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट इज देन क्लीव्ड टू ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट होता है वो क्लीव्ड होगा, मतलब दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस फॉर्म में? ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज। ये फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट एल्डोलेज के हेल्प से फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट हमारा दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गैलेक्टोज का। द कन्वर्जन प्रोसीड्स थ्रू अ शुगर न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव UDP galactose which is formed when galactose 1 phosphate displaces glucose 1 phosphate from UDP glucose। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है शुगर के थ्रू, शुगर न्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव के थ्रू, और UDP ग्लूकोज गैलेक्टोज इसमें इन्वॉल्व होता है, विच इज फॉर्म्ड, जो कि कब बनता है? जब गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट किसको डिस्प्लेस कर देता है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में डिस्प्लेस कर देता है। कहां से? UDP ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट बात करेंगे, UDP galactose is then converted by UDP glucose 4 epimerase to UDP glucose। ठीक है, UDP galactose को UDP ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम UDP ग्लूकोज 4 एपिमरेज। एंजाइम के हेल्प से UDP ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है इन अ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ C4। पिंक वाला जो है C4, ये वाला बात कर रहे हैं। by NAD, then reduction of C4 by NADH, the result is inversion of the configuration at C4। ये इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, the UDP glucose is recycled through another round of the same reaction। जो UDP ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है with the help by
यूडीपी गैलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम यूडीपी ग्लूकोज 4 एपिमरेज एंजाइम के हेल्प से हो रहा है, तो इसको रिसाइकल किया जा रहा है थ्रू द अनदर राउंड ऑफ इन द सेम रिएक्शन, उसी रिएक्शन से के अनदर राउंड से उसे रिसाइकल किया जा रहा है। द नेट इफेक्ट ऑफ दिस साइकिल इज कन्वर्टेड इन cycle is the conversion of glucose 1 phosphate to glucose 1 galactose 1 phosphate to glucose 1 phosphate। और जो इसमें रिसाइक्लेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, गैलेक्टोज 1 phosphate से वो ग्लूकोज 1 phosphate बन जा रहा है। There is no net production or consumption of UDP galactose और UDP glucose। और इस तरीके से कहीं पर कोई कंजम्पशन या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसका, यूडीपी गैलेक्टोज या यूडीपी ग्लूकोज का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पाश्चर इफेक्ट। द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन, जिसे हम कहेंगे एरोबिक कंडीशन, इज नोन एज पाश्चर इफेक्ट। ऐसा ग्लाइकोलिसिस का इनहिबिशन जो कि ऑक्सीजन से होगा उसे पाश्चर इफेक्ट कहेंगे। इसे लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था while studying fragmentation in yeast। जब ईस्ट का फ्रेगमेंटेशन वो लुईस पाश्चर स्टडी कर रहे थे तो इस पाश्चर इफेक्ट को डिस्कवर किए थे। He observed that when aerobic yeast culture were exposed to air, the utilization of glucose decreased by the 7-fold। उन्होंने ये देखा जब एरोबिक ईस्ट कल्चर को एयर में एक्सपोज किया जा रहा है तो इसका तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन 7 गुना घट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चौथा पॉइंट, द लेवल्स ऑफ ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स फ्रॉम ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट onwards decreases while the earlier intermediates accumulate। इसमें लिखा है the levels of glycolytic intermediates from fructose 1,6 bisphosphate onwards decreases। जो ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स हैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में वो आगे जाके घट जाएंगे, जबकि जो अर्लियर इंटरमीडिएट्स रहेंगे वो वहीं पर इकट्ठा होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे। सो देयर इज दिस इज ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो हमारा एंजाइम है उसे इनहिबिट कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है the inhibitory effect of citrate and ATP on phosphofructokinase explain the Pasteur effect। जो inhibitory effect है citrate का और ATP का किस पे, phosphofructokinase एंजाइम पे, वही क्या कहलाता है, Pasteur effect कहलाता है। The effect of inhibitory of citrate and ATP on phosphofructokinase is known as Pasteur effect। नेक्स्ट बात करेंगे क्रैप ट्री इफेक्ट। ठीक है, क्रैप ट्री इफेक्ट, इसमें क्या है, द फेनोमेना ऑफ इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू टिश्यू हैविंग हाई एरोबिक ग्लाइकोलिसिस इज नोन एज क्रैप ट्री इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इट इज द फेनोमेना ऑफ इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन को थोड़ा कम कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू टिश्यू। टिश्यू को में ग्लूकोज का एडिशन करके हैविंग हाई एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हाई एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को का घटना होता है, घटित होता है, और इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, क्रैप ट्री इफेक्ट कहेंगे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन को इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है, कम किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रैप ट्री इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंपटीशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे हम पीआई कहते हैं। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड competition of glycolysis for inorganic phosphate and NAD, which limits their availability for phosphorylation and oxidation। ये जो हमारा है इसमें क्या किया जाता है, जो कैप्स ट्री इफेक्ट है ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंपटीशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NAD। तो जो पीआई है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NAD है उसके कंपटीशन को बढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेशन हमारा प्रॉपर तरीके से
नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।